हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग्स। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसमें एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग जो है, तो उसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद और सब्जेक्ट जो है उससे विषयवार से है संबंधित। तो अब हम नीचे चलेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट वन में क्या है? तो पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 to 4 जो है पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4। तो इसमें जो है सब्जेक्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी संघीय और उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक रिलेटेड है, संबंधित है। अब हम पार्ट 2 चल रहे हैं। तो पार्ट 2 जो है आर्टिकल 5 to 11। तो इसमें जो है इस किस सब्जेक्ट से रिलेशन है? इसका जो है सिटीजनशिप से यानी नागरिकता से। तो नागरिकता से जो है संबंधित वह पार्ट 2 यानी कि आर्टिकल 5 to 11। तो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह हमारे देश के भारतीय नागरिकता से संबंधित है। अब हम यानी कि पार्ट थर्ड लेकर चल रहे हैं। तो पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारें। तो मौलिक अधिकार जो है पार्ट थर्ड में है। अब हम आर्टिकल 12 यानी कि 5 to 11 बता चुके हैं, सिटीजनशिप नागरिकता से है। और 1 to 4 बता चुके हैं, यूनियन एंड टेरिटोरी से, संघीय और केंद्र शासित प्रदेश से है। अब हम आर्टिकल 12 लेकर चल रहे हैं। तो इसमें जो है डिफिनीशन से है। तो डिफिनीशन इसमें क्या है? तो डिफिनीशन जो है, तो डिफिनीशन यानी कि हमारे जो संघीय के बारे में क्या क्या, उसमें संघ के बारे में या केंद्र शासित के बारे में जो परिभाषित होते हैं, जो परिभाषा दी जाती है, उसके बारे में यह आर्टिकल 12 बता रहा है। वह आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 जो है अनुच्छेद 13 जो है यह हमारे संविधान का इम्पॉर्टेंट लॉ है। और ये आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद, या इसे दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इन डिरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो कहता है यह, या हम जानेंगे कि कानून जो है इंसंसिस्टेंट है, या दूसरा नाम हम दे रहे हैं। तो दूसरा नाम में डिग्रेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार का जो भी अगर कभी हनन होता है तो हम इसमें आर्टिकल 13 में हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यह इसका फंडामेंटल से रिलेटेड है और ये आर्टिकल 13 में है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है समानता का अधिकार। यानी कि हम जितने भी भारत देशवासी हैं, जितने भी इंडियन हैं, जितने भी भारतीय हैं, सभी को समानता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी। यानी कि इसमें कह रहा है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो हम आपको बता रहे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है जो यूपीएससी के लेखापाल के या नेवी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 को हम देख रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 14, यह इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह बता रहा है इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है यह, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के पहले समानता। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के पहले समानता, यह हमारे आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट अगर देख रहे हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, यह प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। कहता है इसमें प्रोहिबिटेशन लगा हुआ है, प्रतिबंधित,
प्रोहिबिटेशन होता है, प्रतिबंधित होता है किस में? डिस्क्रिमिनेशन, विविधता में। अब हम विविधता है, जाति का आधार पर विविधता हो गया, धर्म का आधार विविधता हो गया, या बिरादरी के आधार पर विविधता हो गया, यानी सेक्स लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर हो गया, या जन्म स्थान के आधार पर जो विविधता हो गया, वह अगर कोई हमसे भेदभाव करता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या लिंग के नाम पर, या जन्म स्थान के नाम पर, या आर्थिक स्थिति के नाम पर, तो हम अनुच्छेद 15 से हम उस पर विरुद्ध काम कर सकते हैं, विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर जो है आर्टिकल 16 क्या बता रहा है? तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा विशाल संविधान भारत का ही संविधान है। और वह संविधान के अंतर्गत इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं किसका? तो आर्टिकल्स का, वह इस तरह से दिखाया जा रहा है जो हमारे कंपटीशन से और आम सोशल वर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो कंपटीशन भी कहेंगे तो भी सोशल वर्किंग कहेंगे, और सोशल वर्किंग बेनिफिट कहेंगे तो भी कंपटीशन बेनिफिट कहेंगे, यानी कि बोथ आर इक्वल बेनिफिट है। तो अब आर्टिकल 16 जो है, तो आर्टिकल 16 क्या बता रहा है? तो आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी अवसर होता है, यानी अवसरों में समानता। अब हमारे देश में या हमारे राज्य में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कुछ मैटर हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं, यानी लोक रोजगार के लिए जो अपॉर्चुनिटी अवसर मिल रहा है, वह सभी हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों को या राज्यवासियों को, सभी को समान अवसर मिलता है। वह आर्टिकल 16 में है, जो रोजगार के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, या कोई भी कास्ट से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी बिरादरी से हो, या कोई भी लिंग भी हो, ये स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी राज्य में बर्थ प्लेस हो, तो किसी से रिलेटेड हो, लेकिन उन्हें आर्टिकल 16 जो है अनुच्छेद 16 यह कह रहा है कि हमारे देश के जितने भी आम लोग हैं सभी के लिए यह अपॉर्चुनिटी का जो समानता है यह सभी के लिए इक्वल है, यानी कि बराबर है, यानी कि अवसर की जो समानता है, रोजगार में अवसर सबके लिए बराबर है। रोजगार के जो अवसर है सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बराबर बराबर के भाग में है। अब हम आर्टिकल 17 चल रहे हैं। तो आर्टिकल 17 क्या है? यानी जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता। तो अनटचेबिलिटी जो होता है अस्पृश्यता होता है, जिसको हम छुआछूत भी कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं, यह लोअर कास्ट का है या अपर कास्ट का है, तो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से हट जाते हैं, कहते हैं ये अनटचेबिलिटी है। तो यह हमें उसके खिलाफ में हम आवाज़ उठा सकते हैं। और आर्टिकल मुझे 17 यह कह रहा है कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट से अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं करेंगे, अगर वह करते हैं तो उनका क्या है, उन्हें पनिश भी किया जा सकता है, और जिनके साथ हो रहा है वह आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा अनुच्छेद 17 जो है वह एबोलाइसेंस ऑफ अनएक्सेबिलिटी है, तो इसके बारे में बता रहा है। अब हम आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 के बारे में बताएंगे। तो आर्टिकल 18 क्या है? तो एबोलिशंस ऑफ टाइटल, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी को हो वह टाइटिल यानी कि उपनाम रख सकता है, या कोई भी जाति को हो या कोई भी लोग अपना टाइटिल रखने में वह टाइटिल किस आधार पर रख सकते हैं? तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें अनुच्छेद 18 मुझे बता रहा है कि एबोलिशंस ऑफ टाइटिल, इसके तहत आर्टिकल 18 के तहत हम टाइटिल कोई भी लगा सकते हैं, चाहे बनर्जी, चटर्जी या झाजी, पांडे जी या चतुर्वेदी या कुंवर जी, कुछ भी हम रख सकते हैं, टाइटिल हम अलग रख सकते हैं। यह आर्टिकल 18 मुझे बता रहा है, इसके अनुसार हम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट मीन्स अधिकार, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार है।
अब आर्टिकल 19 क्या बता रहा है? तो आर्टिकल 19 जो है मुझे यह कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी, यानी कि यह प्रोटेक्शन करता है निश्चित रूप से मुझे अधिकार है, किसे सुरक्षित प्रदान करते हैं निश्चित रूप से रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि स्वतंत्र रूप से हम भाषण दे सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम स्वतंत्र रूप से हम भाषण देंगे। उसके लिए हमें आर्टिकल जो है 19 से रिलेटेड है, उसके आधार पर वह मेरा अधिकार है। आर्टिकल 19 उससे हम स्वतंत्र रूप से यानी रिगार्डिंग करते हैं राइट टू रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी, बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, और किसी के साथ आगे बढ़कर बात करने का अधिकार है, किसी के साथ मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है। यानी कि यह आर्टिकल मुझे 19 बता रहा है जो हम प्रोटेक्शन भी करते हैं। यह आर्टिकल 19 जो है मुझे प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करता है, निश्चित रूप से यह अधिकार है किसमें, भाषण या किसी के साथ बात करने का, ये सारे अधिकार के लिए। अब मुझे आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 ये बता रहा है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, किसी को आदर करते हुए भी हमारे जो इंडियन कन्विक्शंस है उसे ऑफेंस में, उसके विरोध में मुझे क्या करना चाहिए, उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। कोई भी सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति को या सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कोई भी है, तो उसे मुझे यानी रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और प्रोटेक्शन भी करना चाहिए, और कन्वेंशन फॉर ऑफेंस के लिए। अब मुझे आर्टिकल यानी कि अब यह राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो राइट टू फ्रीडम से एक और है आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A और यह जो है यह आर्टिकल 21, तो 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन का सुरक्षा, और पर्सनल लाइबर्टीज है यानी खुद में पर्सनल निजी लाइबर्टीज है, तो निजी लाइबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जीवन का सुरक्षा, यह हमारे आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अब हम आर्टिकल 21A चल रहे हैं, तो आर्टिकल 21 क्या कर रहा है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। हमारे देशवासियों को, हमारे जितने भी ऑल इंडियंस पीपल हैं, सभी को राइट टू एजुकेशन यानी कि आर्टिकल 21A जो है यह प्रदान करती है, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, सभी भारतीयवासी सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे, यह अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया है, यह प्रदान किया गया है। अब हम आर्टिकल 22 देख रहे हैं, तो आर्टिकल 22 क्या कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, तो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अगर किसी की अगर अरेस्ट होती है, गिरफ्तारी होती है, तो उसके विरुद्ध में आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और या एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर जिस केस से, जिस मुकदमे से रिलेटेड है उस केस में भी तो सुरक्षा प्रदान होती है, कैसी अरेस्ट होती है। तो यह आर्टिकल 22 मुझे अच्छी तरह, अनुच्छेद 22 जो है अच्छी तरह से मुझे जानकारी देती है। इसके तहत आर्टिकल 22 के अंदर में तहत ही प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट अरेस्ट, यानी अगेंस्ट जो है किसके अगेंस्ट में, यानी कि अरेस्ट के, तो अरेस्ट के अगेंस्ट में हम प्रोटेक्शन करते हैं, और डिटेंशन इन ए सर्टेन केसेस, कौन से एक निश्चित केसेस है जिसके खिलाफ में यानी कि उसको अरेस्ट जो है बंदी बनाया जाता है, तो यह आर्टिकल 22 से ही रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा व्यक्ति हैं तो छोटे व्यक्ति को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं,
अगर वह एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, तो उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ में अधिकार है। वह कौन कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये दोनों अधिकार आम जनता को मिला हुआ है। जो जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपके ऊपर न्यायालय में, जुडिशरी में लोग जा सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वह आर्टिकल 23 मुझे क्या बता रहा है? यह प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। हम किसी ज़बरदस्ती किसी को धक्का नहीं मार सकते हैं, या किसी को ज़बरदस्ती, कोई भी ह्यूमन बींग्स को ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह मुझे आर्टिकल 23 बता रहा है। यह एक्सप्लॉयटेशन जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मुझे आर्टिकल 23 में प्राप्त है। तो हम किसी भी मजदूर को, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को, किसी भी ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स को, या किसी भी ट्रेट ह्यूमन बींग्स को, हम किसी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल 24 ये बता रहा है, यह भी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध ही है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज etc। कोई भी 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे को निजी उसे नौकरी में, घर के नौकरी में नहीं रख सकते हैं, या फैक्ट्री में यानी कल कारखाने में नहीं रख सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह हमारे देश के कानून में आर्टिकल 24 कह रहा है कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री etc। चाहे वह फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे हो, या ढाबा में, या होटल में, या गैरेज में, या किसी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोगों के घर में काम करने वाले हो। यह कंप्लीट रूप से प्रोहिबिटेशन है। जो यह बच्चे को 14 साल के बच्चे से, इन 14 वर्ष के जो कम उम्र के वाले बच्चे हैं, उनको काम पर नहीं लगाया जाए। अगर वह लगाते हैं तो यानी आर्टिकल 24 के तहत उन पर क्या होगा? उनके खिलाफ लोग क्या, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट के खिलाफ लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यह हमारा आर्टिकल 24 यह बता रहा है, कोई भी 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे को हम किसी के फैक्ट्री में, कारखाने में, या निजी काम पर, या खेत मजदूर के रूप में, या रोड पर कहीं भी नहीं रख सकते हैं। यह उसे रक्षा प्रदान करते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार क्या कर रहा है? यानी आर्टिकल 25 जो है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, यानी कि यह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 मुझे यह बता रहा है कि फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशंस ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति को कोई भी धर्म की स्वतंत्रता है, चाहे वह क्रिश्चियन हो, या इस्लाम हो, या बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म को हो, वह फ्री स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपना प्रोफेशन यानी पेशा कर सकते हैं, अपना अर्निंग कर सकते हैं, अपना प्रोपेगेशन में यानी कि धर्म के रूप अपना प्रोपेगेशन में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना कि किसी के दबाव में वह छोड़ देंगे। यानी कि आर्टिकल 25 ने मुझे यह कहा कि कोई भी व्यक्ति है हिंदुस्तान में, वो अपना धर्म को आगे बढ़ा सकता है, अपना वह प्रैक्टिस कर सकता है, और वह अपना प्रोपेगेशन में अपना धर्म को आगे रख सकता है। अब आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो हमारा आर्टिकल 26 जो है वह भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में यह भी आ रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी हिंदुस्तानी जिसको नागरिकता मिल चुका है हिंदुस्तान में, अपने धर्म में कुछ मेले की आयोजन, या कुछ प्रोग्राम,
या प्रबंधन करने में वह खुले रूप से स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बाधा पहुंचाएंगे तो आर्टिकल 26 के अगेंस्ट यानी कि उन्हें खिलाफ में यह कार्रवाई हो सकती है। तो अब मैं आर्टिकल 27 के बारे में जानना चाहूँगा। तो आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। तो आर्टिकल 27 मुझे यह भी बता रहा है जो फ्रीडम है, स्वतंत्र है, एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। कोई भी धर्म के व्यक्ति पार्टिकुलर रूप से, कोई व्यक्तिगत रूप से वो अपना धर्म क्या कर सकता है, यानी धर्म के रूप में आगे बढ़ा सकता है, और वह क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। उस पर कोई टैक्स के भी ऐसी प्रावधान नहीं है जो उसे कोई रोक टोक कर सके, यानी कि उसमें भी वह खुले रूप से वह स्वतंत्र है। तो अब यह मुझे आर्टिकल नेक्स्ट यानी कि 28 की ओर चलना है। तो आर्टिकल 28 मुझे क्या सिखा रहा है? तो आर्टिकल 28 जो है मुझे फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो कहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन धार्मिक अनुदेश या धार्मिक रूप स्वतंत्रता का अनुदेश या धार्मिक रूप स्वतंत्रता के अनुदेश करते हुए उसमें उपस्थिति जाहिर करना, या रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि रिलीजियस वर्शिप यानी कहते हैं धार्मिक पूजा या उसका जो सर्टेन निश्चित रूप से शिक्षा है, यानी क्रिश्चियन धर्म वाले हो या इस्लाम वाले हो, उर्दू या क्रिश्चियन वाले हो, इंग्लिश, यानी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संस्थान यानी शैक्षणिक संस्थान जो है, या उसमें पूजा भी कर सकते हैं या अपना संस्थान भी खोल सकते हैं और उस संस्थान में अपना बच्चे को एजुकेशन भी प्रदान कर सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 28 में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो अटेंडेंस इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और या रिलीजियस वर्शिप इन ए सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तहत। अब हम नेक्स्ट में चल रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो संस्कृति और शैक्षणिक, एजुकेशनल मीन्स शैक्षणिक और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मुझे संस्कृति अधिकार भी प्राप्त है भारतीय होने के नाते, और उसके साथ साथ संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संस्कृति के तहत शैक्षणिक अधिकार भी मुझे प्राप्त है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के तहत आर्टिकल 20 मुझे क्या कर रहा है? तो आर्टिकल 20 के तहत यह अधिकार मिला हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो प्रोटेक्शन करना है मुझे। आर्टिकल 29 ये बता रहा है जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यकों को यह अनुच्छेद 29 जो है, आर्टिकल 29 जो है, उसे प्रोटेक्शन करती है, इंटरेस्ट लेती है, रुचिकर लेती है, किसमें? माइनॉरिटी को रक्षा करने में। तो अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा देने में आर्टिकल 29 वह रुचि लेती है, क्योंकि वह माइनॉरिटी हमारे देश में इस्लाम का हो, बौद्ध का हो, पारसी का हो। पारसी भी 0.02% है और जैन भी 0.03% भी है, और जैसे इस्लाम है तो 19% इस्लाम भी है, यानी कि वो भी क्या है, माइनॉरिटी में है। और क्रिश्चियन जो है वह भी 16% है, तो वह भी माइनॉरिटी में है। यानी जितने भी माइनॉरिटी है यानी अल्पसंख्यक हुआ, तो अल्पसंख्यक धर्म वाले को हमारा अनुच्छेद 29 जो है उसे सुरक्षा प्रदान करने में रुचि लेती है। अब हम आर्टिकल 30 में, तो आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 यह कह रहा है कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें स्थापित करने में, उनके प्रशासनिक रूप से शैक्षणिक संस्थान खोलने में
प्रशासनिक रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह अगर स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं या कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोलते हैं या उसका स्थापना कर रहे हैं तो उन्हें अधिकार है, अल्पसंख्यक को अधिकार है जो शैक्षणिक संस्थान को या कोई भी गैर शैक्षणिक संस्थान को भी वह खोल सकते हैं। वह हमारे आर्टिकल 30 के तहत उन्हें प्रदान मिला है अधिकार, और वह अधिकार के तहत वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। यह हमें अल्पसंख्यक को अधिकार पूर्ण रूप से मिला हुआ है और गवर्नमेंट जो है इसे सुरक्षा प्रदान करती है। अब नेक्स्ट नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर जो है तो नेक्स्ट नंबर सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। तो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, निश्चित कानूनों को सेविंग करना है, बचाना है। अब आर्टिकल 31A को हम क्या सेविंग करते हैं? तो आर्टिकल 31A जो है सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशंस ऑफ स्टेट्स ETC। तो एक्विजिशंस ऑफ स्टेट ETC जितने भी हैं ये सभी प्रोवाइडिंग यानी उपलब्ध करा, हमारे देश की संविधान है एक्विजिशन को वह सेविंग करती है, कानून के द्वारा उसे रक्षा प्रदान करती है। और आर्टिकल 31 के तहत तो यदि निश्चित कानून के तहत यह एक्विजिशन ऑफ स्टेट को यह सुरक्षा प्रदान करती है यानी उपलब्ध करवाती है। आर्टिकल 31B जो है वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन को भी आर्टिकल 31B यह भी सेविंग करती है यानी कि सर्टेन लॉ के तहत यह आर्टिकल 31B है। आर्टिकल 31C मुझे क्या कह रही है? यह इम्पॉर्टेंट है कि सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो डायरेक्टली रूप से जो हमारे जो निश्चित रूप से जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, निश्चित सिद्धांत जो है कानून का, उसे मुझे सुरक्षा करने के लिए बाधित करती है यानी आर्टिकल 31C बताती है। जो हम अपने देश के संविधान को जो मुझे प्रभावित करती है, गिविंग इफेक्ट प्रभाव दे रही है, वह निश्चित रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दिशा रूप से वह सिद्धांत है, उसे मुझे रक्षा करना चाहिए, सेव करना चाहिए। अब नेक्स्टली रूप से अब नेक्स्ट नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी यानी उपचार। तो कहता है संविधान की उपचार का अधिकार। हमारे देश में, इंडिया में संविधान की उपचार का भी अधिकार है। तो रिमेडी यानी उपचार होता है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिमेडीज का भी अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो भारतीय संविधान की जो उपचार का भी अधिकार प्राप्त है। तो कैसे उपचार प्राप्त है? तो आर्टिकल 32 के तहत रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट और कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। किसी भी पार्ट को 32 हो, 35 हो या 92 हो या 86 हो, किसी भी पार्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिमेडीज करने में, उपचार करने के लिए अधिकार प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत मुझे प्राप्त है अधिकार, और इस अधिकार के तहत पार्लियामेंट हाउस में यह इसका उपचार किया जाता है। अब मुझे आर्टिकल 33 जो है, आर्टिकल 33 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड by this part in their application to a forces etc। तो आर्टिकल 30 मुझे यह बता रहा, now we can say that power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces its। अगर भी कोई फोर्सेस से बल रूप से बाधित करता है तो आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट जो है इसको मॉडिफाई कर सकती है। अब मुझे नेक्स्ट नंबर की ओर चलना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट नंबर चल रहा हूँ। तो आर्टिकल 34 क्या कर रहा है? तो आर्टिकल 34 जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्टियर लॉ इज वन फोर्स इन एनी एरिया। तो कहता है रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या?
रोक लगा हुआ है किसमें, ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट वाइल, वैसे चीज़ों के लिए जो मार्टियर लॉ है तो उसमें एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में जो मार्टियर लॉ लगा हुआ है उसमें वह रिस्ट्रिक्शन के रूप में अधिकार के तहत उसमें कन्फर्ड किया जाता है। तो अब मुझे अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 35, लेजिस्लेटिव टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इसमें जो हमारे देश का जो लेजिस्लेटिव है या असेंबली है, विधान परिषद या विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव जो है, टू गिव इफेक्ट टू दी प्रोविजन, इसमें भी कुछ प्रोविजन उपबंध, प्रोविजन मीन्स उपबंध जो दिया हुआ है उसका कुछ भाग दिया हुआ है। तो कुछ भाग किस में दिया गया है, लेजिस्लेटिव गिव इफेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इसमें जो कुछ उपबंध दिया गया लेजिस्लेटिव के वह उपबंध है अनुच्छेद 35 में दिया गया है। अब हम चलते हैं स्टेट लॉ से। तो स्टेट लॉ जो है वह स्टेट राज्य पंचायत क्या है, तो राज्य पंचायत जो है आर्टिकल 36 से रिलेटेड है। आर्टिकल 36 से राज्य पंचायत से रिलेटेड है। तो राज्य पंचायत अनुच्छेद 36 में पूरे राज्य के कोई भी राज्य हो उसका पंचायत के बारे में वार्ड कमिश्नर हो, मुखिया हो, सरपंच हो या पार्षद हो या समिति हो, उसको डिफिनेशन देती है, उसको स्वतंत्रता देती है। वह आर्टिकल 36 है जिसको डिफिनेशन परिभाषित करती है किसी पंचायत को, किसी टोले मोहल्ले को, किसी गलियारे को, किसी 4 पंचायत को या खंड को या प्रखंड को, तो वह डिफिनेशन करती है अनुच्छेद 36 में। अब मुझे आर्टिकल 37 देखना है। तो आर्टिकल 37 क्या कर रहा है, इसमें है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स और कंटेंट इन दिस पार्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन दिस पार्ट, यह तो किस पार्ट में है, किस सिद्धांत या कौन से पार्ट में है, किससे रिलेटेड है, इन दिस पार्ट अनुच्छेद 37 में यह सिद्धांत दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए वह बाध्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वतंत्र हैं, वह कोई भी काम फ्री रूप से यानी कि उनका अधिकार है कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 37 बता रहा है। अब हम आर्टिकल 37 से 38 की ओर अगर हम जा रहे हैं तो 38 और 39 का ए क्या कर रहा है इसके बारे में। तो पहले हम चलें 38 की ओर। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारा अनुच्छेद 38 जो है वह सुनिश्चित करती है जो हमारे देश में जो या राज्य में कल्याण, लोक कल्याण विभाग है या लोक कल्याण के लिए उसे अग्रसर करने के लिए हम अपने समाज में एक ढांचा सुनिश्चित करें, अपने राज्य में, अपने समाज में, अपने सोशल एरिया में एक सुसज्जित सुनियोजित ढांचा तैयार करें जिससे लोक कल्याण हो, लोक की कल्याण हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण हो। तो लोक कल्याण के लिए यह सोशल ऑर्डर को प्रमोशन देना होगा, सामाजिक आदेश को बढ़ाना होगा। यह आर्टिकल 38 मुझे अग्रसर कर रहा है, बता रहा है। अब आर्टिकल 39 जो है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ, तो इसमें आर्टिकल 39 जो है वह कह रहा है सर्टेन प्रिंसिपल, निश्चित सिद्धांत जो है, निश्चित उसका विशेषताएं भी है जो कोई भी नीति को, कोई भी पॉलिसी को जो हम फॉलो करते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी बाय द स्टेट यानी स्टेट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो हम यह आर्टिकल 39 से परिप्रेक्षित हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर आर्टिकल 39 का एक की ओर चल रहे हैं। तो आर्टिकल 39 जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो मुझे 39A अनुच्छेद बता रहा है यानी समान न्याय और स्वतंत्र यानी वैधानिक रूप से ऐड करना चाहिए। स्वतंत्र न्याय यानी कि
जस्टिस जो है, न्याय जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, इक्वल जस्टिस स्वतंत्र न्याय एंड फ्री लीगल एड, और मुफ्त में स्वतंत्र रूप में वैधानिक एड यानी प्रचार की ज़रूरत है। यानी कि मुझे 39 जो है यह इक्वल जस्टिस के बारे में और फ्री लीगल एड के बारे में बता रही है। तो मुझे अधिकार है, यह इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 39A आर्टिकल में लीगल एड और फ्री लीगल एड के बारे में डिटेल से मिल रहा है। अब हम आर्टिकल 40 की ओर अगर चल रहे हैं तो आर्टिकल 40 क्या कर रहा है? तो आर्टिकल 40 जो है, यह आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी कि ग्रामीण पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रबंधन करना, यह हमारा आर्टिकल 40 में है। ऑर्गेनाइजेशन करना यानी प्रबंधन करना, संस्थापित करना, यह आर्टिकल 40 से। और आर्टिकल 39 ये भी दिखाया कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए, समान न्याय होनी चाहिए और स्वतंत्र वैधानिक ऐड होनी चाहिए। और मुझे 39 आर्टिकल ये दिखाया कि निश्चित रूप से एक निश्चित सिद्धांत के तहत एक निश्चित पॉलिसी, एक नीति होनी चाहिए, निश्चित सिद्धांत में निश्चित नीति होनी चाहिए जो हमारे राज्य में वह सुचारू रूप से सुनिश्चित ढंग से चले। अब हम नेक्स्ट अगर चल रहे हैं, इसके नेक्स्ट लास्ट है द यूनियन जुडिशियरी। तो संघीय जुडिशियरी जो है, संघीय न्यायपालिका, यूनियन जुडिशियरी यानी द संघीय क्या है? यूनियन जुडिशियरी संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो संघीय न्यायपालिका क्या है? तो संघीय न्यायपालिका में आर्टिकल 24 मुझे क्या बता रहा है? आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 124, तो 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि भारतीय संविधान को सुप्रीम कोर्ट यानी देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संस्थापित करने के बारे में आर्टिकल 124 कह रहा है। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि संस्थापना करना, स्थापना करना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान जो है किसका? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे भारतीय संविधान को एस्टेब्लिश करती है, उसको बढ़ाती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। यह आर्टिकल 124 से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 125 सैलरीज ETC ऑफ जज। हमारे देश में जितने भी जजेज हैं, या सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट्स के हैं या सिविल कोर्ट के जो जजें हैं, तो मेनली रूप से यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजें हैं, यही दोनों कोर्ट के जजेज को सैलरी के बारे में कितनी उनके सैलरी मिलनी चाहिए, यह न्याय जो करती है, यह अस्थायी रूप से निर्णय लेने वाली जो है, यह आर्टिकल 125 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 125 जो है, जो भी जज हैं उनके सैलरी के बारे में, उनके PF के बारे में, उनके HR के बारे में, उनके जो है मेडिकल के बारे में, उनके जितने भी फैसिलिटी या एडवांटेज है, सारे यानी ऑल एडवांटेज या ऑल फैसिलिटीज़ के रिक्रूटमेंट करने वाले आर्टिकल 125 ही है। किनको? यानी जजेज को। अब हम आर्टिकल 126 या 127, 28 की ओर भी चलेंगे। तो पहले हम 126 को चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो कहता है पहले हम ये जान लें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं। तो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे कहते हैं? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं उसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट जो होती है 126 में अपॉइंटमेंट यानी कि कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उनको हम एक्टिंग कहते हैं। यानी कुछ समय के लिए वह काम करते हैं, चार्ज में रहते हैं, तो यह मुख्य न्यायाधीश के पद पर वह काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं यह एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं।
यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसके हिंदी हैं और इनको अपॉइंटमेंट जो है यह सुप्रीम कोर्ट ही करती है। इनकी जो अपॉइंटमेंट कौन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ही करती है। यानी देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वही किसी राज्य के, यानी किसी राज्य में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट करती है और यह अनुच्छेद 126 के तहत ही करती है। अब हम आर्टिकल 127 को अगर हम लेते हैं तो आर्टिकल 127 में तो 127 क्या देती है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। तो कहता है अपॉइंटमेंट, अगर नियुक्ति हम करते हैं एडहॉक जज को, यह भी एडहॉक जज क्या होता है, यानी कुछ दिनों के लिए, यानी आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ, 9 मंथ, 7 मंथ, 5 मंथ के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, वह एडहॉक जज कहलाते हैं। तो यानी एडहॉक जज है अस्थायी रूप से होते हैं, यह स्थायी नहीं होते हैं, फिर यह अपने पद से हट भी सकते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है यह अनुच्छेद 127 से, और इनकी जो नियुक्ति करने वाले जो संस्था है यह संस्था सुप्रीम कोर्ट हैं, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं। अब हम लास्ट में यह चलेंगे जो आर्टिकल 28 जो है 128, यह मुझे क्या बता रही है, तो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वह क्या करते हैं, सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अटेंडेंस रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वह भी प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो कौन, यानी कि हमारे देश के जो रिटायर्ड जज हैं वह बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।